हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं आप सभी के सामने आया हूं। एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोगों ने किया था कि औपनिवेशिक काल में नगर और उसकी जो स्थापत्य कला सारी चीजें हम देख रहे थे, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज हम करेंगे। यानी जैसा हम हर चैप्टर के साथ करते हैं कि वन शॉट रिवीजन और कंसेप्ट वीडियोस के साथ साथ हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी जरूर सॉल्व करते हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं उसको हम एक मॉडल आंसर के तौर पर उसको आपको दे सकें, और जिसमें से अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आए तो आप उसका एक वन लाइनर या टू लाइनर्स नोट्स बना के और आंसर कर सकते हैं, और इससे हमारे चैप्टर का एक बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो आज ये इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे, बट उससे पहले स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड की जा रही है। जी हां, यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के टीम के साथ आप जुड़ के किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कोई पैसा पे करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट सेशन, और वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। यानी औपनिवेशिक शहर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी ने पूछे हुए हैं, जो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब जानने चाहिए। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा है। जब मैं आपको चैप्टर करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो शहरों की प्लानिंग जब शुरू हुई, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे ऐसे जो शहर आए और कुछ उप शहर भी आए, तो उनके एक नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखने की प्रक्रिया शुरू की गई, सेंसस या जनगणना की प्रक्रिया शुरू की गई। तो उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे, या रिकॉर्ड्स का जो महत्व है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता था। तो औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाने के निम्नलिखित कारण थे। इन रिकॉर्ड से शहरों में व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक प्रगति, सफाई, सड़क परिवहन, यातायात और प्रशासनिक कार्यकलापों की आवश्यकताओं को जानने, समझने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने में सहायता मिलती थी। यह इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये प्रशासनिक सुधार होते थे या प्रशासनिक जो कार्यकलाप होते थे, इनकी जानकारी रखने के लिए, इसके अलावा ट्रैफिक किस तरह से होगा, इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्या प्रगति है, वहां पे कितने जनसंख्या रह रही है, कैसे रह रही है, सारी चीजों को जानकारी किससे मिलती थी? रिकॉर्ड से मिलती थी। शहरों की बढ़ती घटती आबादी के प्रतिशत को जानने के लिए भी जाना जाता था। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था कि जो पहले लगभग 9% अर्बन पॉपुलेशन थी, वो आपको 1930 आते आते लगभग 13% के आसपास हो गई, और आज की डेट में 2011 आते आते आपको वो लगभग 31% हो गई है। 2011 के जनगणना के हिसाब से, मतलब अभी तो 2022 क्रॉस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे, इससे ये सारी चीजें पता लग जाती थी। शहरों की चारित्रिक विशेषताओं कि अन्वेषण यानी उसका जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता था कि शहर में चारित्रिक मतलब कि शहर का माहौल कैसा है, यहाँ पर कोई दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर शांति प्रियता है, किस किस कास्ट धर्म के लोग रह रहे हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए भी रिकॉर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। दूसरा क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते थे। यानी सीधे सीधे क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1872 में पहली बार ये कोशिश की गई, और 1881 से ये फिर हर 10 साल पे रेगुलर होनी शुरू हो गई थी। तो ये सेंसस कितना इंपॉर्टेंट था, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। तो औपनिवेशिक शासनकाल यानी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, इसमें शहरों के विस्तार पर नजर रखने के उद्देश्य से नियमित रूप से जनगणना की जाती थी। 1872 ईस्वी में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया। पूरे भारत में जनगणना का जो पहला प्रयास किया गया वो 1872 में किया गया। ठीक है, उसके बाद 1881 में रिपन के काल से दशकीय अर्थात 10 वर्षों में की जाने वाली जनगणना व्यवस्था को परमानेंट रूप दे दिया गया, जो आज भी लागू है। औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने में जनगणना संबंधी आंकड़ों से महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां मिल जाती हैं। तो अगर आप जनगणना संबंधी आंकड़े पढ़ेंगे तो उस औपनिवेशिक काल में क्या क्या स्ट्रक्चर था, कैसे चीजें चल रही थी, इसके बारे में पता लग जाता है। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से औपनिवेशिक भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले श्वेत और अश्वेत लोगों की कुल संख्या को सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है। तो जब उस समय के जनगणना या उस समय के सेंसस को देखेंगे तो व्हाइट और नॉन व्हाइट यानी कि यूरोपीय और इंडियंस कितने हैं, ये सारी चीजें पता लगाने में आपको बहुत आसानी मिल जाती है। ठीक है, जनगणना संबंधी आंकड़ों से श्वेत और अश्वेत शहरों के निर्माण, विस्तार, उनमें रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, मैंने आपको बताया था ना कि जो ये टाउन्स होते थे उसमें ब्लैक टाउन
और व्हाइट टाउन, इस तरह के दो टाउन्स होते थे, श्वेत और अश्वेत शहर। तो यहां पर ब्लैक टाउन्स में इंडियंस रहते थे और जो व्हाइट टाउन्स थे उसमें यूरोपियंस रहते थे। तो जनगणना से ये सारी चीजें पता लग जाती थी। भयंकर बीमारी में जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी जानकारी इस सेंसस से निकल जाती थी। क्योंकि सेंसस से पता चलता था कि प्लेग या कोई महामारी आने के बाद कितने लोग अब बच गए हैं, कौन मर गया है, सारी चीजें पता लग जाती थी। जनगणना संबंधी आंकड़ों से शहरों में रहने वाले लोगों की उम्र, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती थी। कितने उम्र के लोग रह रहे हैं, कौन से जेंडर के लोग रह रहे हैं, कौन से कास्ट के लोग रह रहे हैं, क्या उनका प्रोफेशन है, सब पता लगता था। जनगणना संबंधी आंकड़ों से जनसंख्या के विषय में प्राप्त सामाजिक जानकारियों को सुगम आंकड़ों में परिवर्तित किया जा सकता था। यानी जनसंख्या से जो चीजें पता चलती थी, सोशल चीजें, उनको एक टेबल के तौर पे पता लगाया जा सकता था। इस प्रकार जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती थी। यानी जो शहरीकरण, जो नगरों का विकास हो रहा था, वो किस तरफ जा रहा है, क्या जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, क्या किसी एक कास्ट में कमी हो रही है, ज्यादा हो रही है, वहां पर श्वेत लोग ज्यादा रह रहे हैं कि अश्वेत लोग ज्यादा रह रहे हैं। यानी जो शहरों का रुझान है, शहरीकरण का रुझान है, जो एक उधर का ओपिनियन बनता जा रहा है, वो देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, ट्रेंड जो होता है ना, ट्रेंड जिसको बोलते हैं कि जो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड था वो पता लग रहा था। जनगणना संबंधी आंकड़ों की भ्रामकता, विद्वान इतिहासकारों के विचारानुसार जनगणना संबंधी आंकड़े अनेक रूप से भ्रामक सिद्ध हो सकते थे। यानी जो इनकी भ्रामकता रहती थी, अगर आप कह सकते हैं इनकी जो भ्रामकता थी वो कई बार मतलब लोगों को कंफ्यूज भी करने में कंफ्यूज भी करते थे। ये इतने मतलब ये है कि जनगणना के जो आंकड़े होते थे वो कंफ्यूजिंग भी होते थे अपने आप में, जो एक तरह का गलत डिसीजन लेने के लिए भी कई बार प्रेरित करते थे। इनका प्रयोग अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो विद्वानों ने कहा कि जो जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं वो भ्रामक भी होते थे, कंफ्यूजन भी होते थे, और इनकी ठीक से उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक से प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने जब आपको टाउन्स या नगरीकरण पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो पूरा स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का बन रहा था और पूरे किलेबंदी से करके सर जॉन फोर्ट, उसके अलावा फोर्ट विलियम्स, ये सारी चीजें जो बनाई जा रही थी, तो इसके अलावा नगरों में दो और डिवीजन किए जा रहे थे और वो ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के रूप में किए जा रहे थे। तो इसका अंतर पूछा है, तो जिसमें हमने पहले ही देखा है कि ब्लैक टाउन में वो लोग रहते थे जो कि भारतीय थे और व्हाइट टाउन में यूरोपीय लोग और बड़े बड़े लोग रहा करते थे। भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में निरंतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रही। अब पूरा वो आप उसका भूमिका देख लीजिए कि कैसे ये चीजें बन रही थी। अतः सुरक्षा, अच्छा, ये प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा किससे बनती थी? जैसे फ्रांस और ब्रिटेन में आपस में कंपटीशन रहता था, तो एक दूसरे की सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों ने अपनी प्रमुख बस्तियों की किलेबंदी कर दी। ठीक है ना, किला फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसकी चर्चा हमने की थी, और बॉम्बे में ये बना, बॉम्बे में केवल फोर्ट बना, कलकत्ता में क्या बना था? फोर्ट विलियम, और बंबई में फोर्ट, अंग्रेजों की किलेबंद कोठियां थी। शीघ्र ही ये बस्तियां महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहरों के रूप में विकसित हो गई। यानी जो कॉलोनियल टाउन्स थे वो यहाँ पे डेवलप हो गए। यानी सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, समुद्र के किनारे इस तरह के शहर बनाए और किलेबंद तरीके से बनाए और किला बनाकर अपनी एक बस्ती बसानी शुरू की। धीरे धीरे ये कॉलोनियल शहरों के रूप में विकसित हो गए। मद्रास, कलकत्ता और बंबई अत्यधिक महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध औपनिवेशिक शहर थे। औपनिवेशिक शहर, औपनिवेशिक का मतलब में कंफ्यूज मत होगा, कॉलोनियल। औपनिवेशिक शहर में यूरोपीय जिस किलेबंद क्षेत्र के अंदर रहते थे उसे व्हाइट टाउन कहा जाता था। तो जो ऐसा होता था ना, जैसे देखिए मान लीजिए शहर बस रहा है तो ये किला बना दिया जाता है, इसके अंदर यूरोपीय रह रहे हैं तो ये व्हाइट टाउन हो जाता था। तो बाहर छोटे छोटे उपशहर या बस्तियां बस्ती थी, ये ब्लैक टाउन जहां पे भारतीय रहते थे। ठीक है, दीवारों और बुर्जी के द्वारा इसे एक विशेष प्रकार की किलेबंदी के रूप में दिया गया था। भारतीय किलेबंद क्षेत्र के अंदर नहीं रह सकते थे, इंडियन उसमें जाते नहीं थे, तो रंग और धर्म को देखकर उसके अंदर दिया जाना चाहता। अगर आप क्रिश्चियन हैं या गोरे हैं तो ही आप उसमें जा सकते थे, क्योंकि रंग और धर्म किले के अंदर रहने के प्रमुख आधार थे। डच एवं पुर्तगाली, यूरोपीय और ईसाई होने के कारण किलेबंद क्षेत्रों में रह सकते, तो डच, पुर्तगाली, यूरोपीय इनमें जा सकते थे, इंडियंस नहीं जा सकते थे। तो जो व्हाइट टाउन था उसमें कौन रहता था? ब्रिटिशर्स रहते थे, यूरोपियंस रहते थे, डच रहते थे। भारतीय किलेबंद क्षेत्र के बाहर जिस भाग में रहते थे उसे ब्लैक टाउन कहा जाता था। ठीक है, और 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में औपनिवेशिक अधिकारी इतने अधिक आतंकित हो गए कि वे सुरक्षा की दृष्टि से देशियों अर्थात भारतीयों के खतरे से दूर, पृथक और पूर्ण रूप से सुरक्षित बस्ती में रहना चाहते थे। अतः सिविल लाइंस नामक नए शहरी क्षेत्र विकसित किए गए। ये क्षेत्र अत्यधिक सुरक्षित थे और इनमें केवल गोरे ही निवास करते थे। निसंदेह व्हाइट और ब्लैक टाउन नस्ली विभाजन के प्रतीक थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आज भी आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो सिविल लाइंस दिखाई देगा। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो इन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमको अब इन लोगों से बिल्कुल अलग रहना है,
दूर रहना है और एक बाउंड्री वॉल बना के उसके अंदर रहना है, तो अधिकारी उसमें रहते थे। तो सिविल लाइंस बनाने शुरू किए, उन सिविल लाइंस में ये अधिकारी रहने लगे, और ये जो ब्लैक टाउन है वो उसमें भारतीय लोग रहा करते थे। तो सिविल लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इस तरह के आंसर्स फ्रेम आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया। तो जो अलग अलग कॉलोनियल सिटीज थी, वहां पर भारतीयों ने अपने आप को कैसे स्थापित किया। तो 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पुराने नगरों का पतन होने लगा। मैंने आपको बताया था कि जो पुराने नगर थे वो नदियों के आसपास बसे नगर थे और उनको जहाजों से जोड़ा जाता था, बड़े बड़े बंदरगाहों से। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको मिर्जापुर शहर का दिया था, लेकिन जब बाद में नए शहर, जब रेलवे आ गया तो उन पुराने शहरों को हटा के अब हर जगह रेलवे पहुंचा के नए नए शहर विकसित किए गए। तो 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पुराने नगरों का पतन होने लगा और नए नए नगर विकसित होने लगे। मुगल सत्ता के पतोन्मुख हो जाने के कारण उसके शासन से संबंध नगर भी पतन हो गए, जैसे आगरा, दिल्ली, ये सब नीचे आ गए। भारत में राजनीतिक नियंत्रण की प्राप्ति के साथ कंपनी के व्यापार में वृद्धि होने लगी और मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे नए बंदरगाह तीव्र गति से नवीन आर्थिक राजधानियों के रूप में विकसित होने लगे। हमने बताया भी था कि इस तरह के शहर लगातार डेवलप हो रहे थे। कौन? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। बॉम्बे में मैंने बताया आपको स्पेशली कि 1861 के आसपास जब यूएस में गृह युद्ध चल रहा था तो वहां पे जो कॉटन यूएसए से ब्रिटेन जाता था वो कॉटन जाना बंद हो गया, इसलिए भारत में बहुत ज्यादा कॉटन की डिमांड बढ़ी और भारत का जो कॉटन ट्रेड बढ़ा, यानी रॉ मटेरियल के रूप में जाने लगा। तो बंबई में बहुत सारे बिल्डिंग्स बने, ट्रेड सेंटर्स बने और बंबई का विकास हुआ। शीघ्र ही ये नगर औपनिवेशिक सत्ता और प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अब कलकत्ता देखिए, फोर्ट विलियम बना, बाद में वहां से पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। जो गवर्नर जनरल बंगाल का होता था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये राजधानी जो है ये सत्ता का भी केंद्र बन गया। इन औपनिवेशिक शहरों के प्रति भारतीयों, विशेष रूप से भारतीय व्यापारियों का आकर्षण बढ़ने लगा और वे स्वयं को इन शहरों में स्थापित करने लगे। बंबई हमने देखा था ना, मारवाड़ी, इसके अलावा बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग, ये सब जाकर वहां पर बसने लगे और वहां पूंजीपतियों का विकास होने लगा। ठीक है। यूरोपियों से लेन देन करने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार औपनिवेशिक शहरों में बसने लगे। तो जो लोग यूरोपियों से लेन देन करते थे, ट्रेड करते थे, वो लोग वहीं बसने लगे कि उनसे मिल लेंगे। वे किलेबंद क्षेत्र से बाहर स्थापित अपनी पृथक बस्ती में रहते थे। भारत में राजनीतिक सत्ता एवं संरक्षण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाने पर दुभाषीय, बिचौलिए, व्यापारी तथा माल की आपूर्ति करने वाले भारतीय भी इन शहरों के महत्वपूर्ण अंग बन गए। मतलब जब ये ब्रिटिशर्स आकर यहाँ रहने लगे इन किलेबंद इलाकों में, तो इन्हीं शहरों में ऐसे ऐसे लोग भी रहने लगे जो ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में ट्रेड करवाते थे, बिचौलिए थे, दो भाषा को जानने वाले लोग थे, ये सब लोग यहाँ पे आकर रहने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी लगभग 1850 के बाद भारत में रेलवे नेटवर्क का तीव्र गति से विस्तार हो गया। 1853 में आ गया। ठीक है। औपनिवेशिक नगर शेष भारत से जुड़ गए और कच्चे माल और श्रम के स्रोत देहाती और दूरवर्ती क्षेत्र से भी इन बंदरगाह शहरों से जुड़ने लगे। इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, बहुत सारे रेलवे जब अलग अलग इलाकों में गया तो ये जो शहर थे उनसे वो जुड़ गए, है ना। जैसे कि ये जो इंपॉर्टेंट शहर थे कलकत्ता, बंबई और मद्रास, वो छोटे छोटे दूर के इलाकों से भी जुड़ने शुरू हो गए। अतः भारतीय व्यापारी इन नगरों में अपने उद्योग संस्थापित करने लगे। उदाहरण के लिए 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों द्वारा बंबई में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना की गई, है ना। तो अब धीरे धीरे जो है जब अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल्स बंबई आने लगा, फिर अहमदाबाद आने लगा, तो सूती कपड़ा मिल, इस तरह की चीजें वहां पर विकसित होने लगी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल बढ़ने लगा और ये शहर और तेजी से विकसित होने लगे। क्यों? रेलवे के विकास से। रेलवे ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। धनी भारतीय एजेंट और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत शैली के आधार पर दालानी मकानों का निर्माण कराया। दालानी मकान यानी बरामदों के साथ बड़े बड़े गैलरी बना के मकान बनाए और ब्लैक टाउन में रहने लगे। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने और अधिकांश लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शहर के अंदर बड़ी बड़ी जमीनों को खरीद लिया। शीघ्र ही वे पाश्चात्य जीवन शैली का अनुकरण करने लगे। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्होंने त्योहारों के अवसरों पर रंगीन दावतों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। ये ट्रेडर्स थे, बिचौलिए थे, उनको अंग्रेजों को मनाना था, उनकी जैसी वेशभूषा, उनके जैसा रहन सहन, उनकी जैसी पार्टियां करने लगे। तो शहरी कल्चर जो है, नगरों का कल्चर भी डेवलप होने लगा भारतीयों के अंदर भी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए वे मंदिरों का भी निर्माण करवाने लगे। नए नए व्यवसायों को विकसित होने के कारण शहर में क्लर्क, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट आदि की मांग में निरंतर वृद्धि होने लगी। मैंने बताया था कि जो सर्विस सेक्टर है यानी सेवा क्षेत्र जो है, वो सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास होने लगा और इससे फिर मध्यम वर्ग का विकास भी देखने के लिए मिला। मध्यम वर्ग
ये एक इंपॉर्टेंट बात दिखाई दे रही थी। तो सेवा क्षेत्र यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, ये सारे चीजें लोग दिखाई दे रहे थे और सेवा क्षेत्र का भी विकास हो रहा था। मध्य वर्ग का विस्तार होने लगा और औपनिवेशिक शहर में शिक्षित भारतीयों का महत्व बढ़ने लगा। तो औपनिवेशिक शहरों का जब आप विकास देखेंगे तो पहले आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने नए बंदरगाह बनाए, अपने किलेबंद घर बनाए। किलेबंद घरों को भी दो भाग में बांटा गया, मतलब किलेबंद जो मकान बनाए जा रहे थे वो व्हाइट टाउन के नाम से जाने गए। इसके अलावा जो बस्तियां बस रही थी वो ब्लैक टाउन की थी, जहां पर भारतीय रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद अब चूंकि यूरोपीय यहाँ रहने लगे तो जो भारत के बिचौलिए थे, ट्रेडिंग करने वाले लोग थे, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, दो भाषाओं को जानने वाले लोग थे, आकर यहाँ पर बस्तियां बनाकर रहने लगे। दो भाषीय जो थे और ये अपने अपने मकान बनाकर वहाँ जमीनें खरीद कर रहने लगे। और वहाँ की जो सभ्यता है तो अंग्रेजों को अपने से आकर्षित करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करने लगे, उनके जैसी वेशभूषा, भाषा, पार्टियां, ये सब करने लगे। ठीक है, इसके अलावा जो है छोटे छोटे जो शहर थे वो भी इन बड़े बड़े शहरों से जुड़ गए रेलवे के माध्यम से। और धीरे धीरे यहाँ पर इंडस्ट्रीज का भी, जैसे सूती मिल का मुंबई में स्थापना हुआ, इंडस्ट्रीज का, इसके अलावा शहरी नगरी ट्रेडिंग सेंटर्स का, नई नई बिल्डिंग्स का निर्माण इन शहरों में होने लगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है जिसको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे। मैंने आपको एक भी चीज बताया था कि जो है अर्ध ग्रामीण शहरी, इस तरह का माहौल वहां बन रहा था और शहर के आसपास कुछ उप शहर भी बसाए जा रहे थे मद्रास में। अंग्रेज व्यापारियों ने वस्त्र उत्पादों की खोज में 1639 में पूर्वी तट पर मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। तो 1639 में पहली बार मद्रास पहुंचे थे लोग। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने मद्रास की किलेबंदी करवाई और यह किला फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1761 में फ्रांसीसियों की पराजय के परिणाम स्वरूप मद्रास और अधिक सुरक्षित हो गया और शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर बन गया। तो मद्रास का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा था। यूरोपीय किलेबंद क्षेत्र के अंदर रहते थे जिसे व्हाइट टाउन कहा जाता था और फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्र था। भारतीय ब्लैक टाउन जिसे किलेबंद क्षेत्र के बाहर स्थापित किया गया था वहां रहते थे। उल्लेखनीय है कि मद्रास का विकास अनेक ग्रामों को मिलाकर किया गया था, अतः इसमें शहरी और ग्रामीण तत्वों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। मैंने बताया था कि मद्रास में कई गांवों को मिलाया गया था, इसलिए कई गांवों को मिलाने के कारण इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र दिखाई पड़ रहे थे और अर्ध ग्रामीण शहरी वाली स्थिति दिखाई दे रही थी। मद्रास में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध थे। तो ये मद्रास में इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा था। अतः विविध प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले अनेक समुदाय यहां आकर बस गए। दुबाश जो दो भाषाओं को जानते थे, तेलुगु, कोमाटी, वेल्लार जिनको बहुत सारा रोजगार मिला था, इस प्रकार के समुदाय थे। दुबास स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलते थे और उसमें वो कुशल थे, अतः वे भारतीयों और गोरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मैं बता ना, कई सारे मध्यस्थ बिचौलिए वहां पर आकर बसे हुए थे। बेल्लार नवीन अवसरों का लाभ उठाने वाली एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी और तेलुगु कोमाटी अनाज व्यापार में लगा एक प्रभावशाली व्यवसायिक समुदाय था। 18वीं शताब्दी से गुजराती बैंकर भी यहाँ आकर बस गए। पेरियार एवं वनियार गरीब श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते थे। ध्यान रखिएगा, पेरियार और वनियार ये गरीब वहां पे लोग थे। समीप ही स्थित ट्रिप्लिकेन मुस्लिम जनसंख्या का केंद्र था। मैंने चैप्टर में बताया था कि जो ट्रिप्लिकेन था वो मुस्लिमों के लिए वहां पे धार्मिक क्षेत्र भी था बहुत बड़ा वो। तो ट्रिप्लिकेन मुस्लिम जनसंख्या का केंद्र था और काट के नवाब भी यहाँ रहते थे। माइलापुर और ट्रिप्लिकेन जाने माने हिंदू धार्मिक केंद्र थे। मैंने भी आपको चैप्टर में बताया था कि माइलापुर और ट्रिप्लिकेन में हिंदू धर्म के भी चीजें थी, धार्मिक केंद्र थे और मुसलमानों के भी। अनेक ब्राह्मण अपनी आजीविका यहीं से प्राप्त करते थे। सांथोम तथा वहां का बड़ा गिरजाघर रोमन कैथोलिक लोगों का केंद्र था। तो ट्रिप्लिकेन क्या था, जहां मुसलमान रहते थे। ट्रिप्लिकेन और माइलापुर यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों के धार्मिक क्षेत्र थे। और जो ये आपका सांथोम है, यहाँ पर क्रिश्चियंस का इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करता था। ठीक है, ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का भाग बन गई। इस प्रकार अनेक ग्रामों को मिला लिए जाने के कारण मद्रास दूर दूर तक फैली शहर बन गया। भारत में ये ट्रिप्लिकेन और सारकोम ये सारी चीजें मिलकर एक साथ मद्रास बड़ा बन रहा था। मद्रास में ब्रिटिश सत्ता मजबूत हो जाने के बाद यूरोपीय किलेबंद क्षेत्र से बाहर माउंट रोड और पूनामाली रोड पर अपने अपने रहने के लिए गार्डन हाउसेस बनाए। तो मद्रास में छोटे छोटे गार्डन्स भी बनने लगे। इसके अलावा वहां पर किलेबंद तो फोर्ट था ही, ये इंपॉर्टेंट तो था ही, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की जीवन शैली का, अच्छा बाद में इसीलिए मद्रास प्रेसिडेंसी भी बन गई थी। वहां से मद्रास जो है एक साउथ दक्कन का राजधानी के तौर पर काम कर रहा था, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, जीवन शैली का अनुकरण करते हुए संपन्न भारतीय इसी प्रकार के निवास स्थान बनवाने लगे। इस प्रकार तो इसीलिए वहां से फिर गार्डन और मकान वाला सिस्टम बनना शुरू हो गया। मद्रास के आसपास स्थित ग्रामों को
स्थान पर नए उप शहरी क्षेत्र विकसित हो गए। बताया ना मैंने कि वहां पे गांव के जगह मद्रास के पास छोटे छोटे उप शहर, सब टाउन्स बनने लगे, है ना। इस प्रकार मद्रास के क्रमिक शहरीकरण के परिणाम स्वरूप इन ग्रामों के मध्य स्थित शहर के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार मद्रास का स्वरूप एक अर्ध ग्रामीण शहर जैसा हो गया, है ना। यानी कि एक कह सकते हैं कि आधा गांव आधा शहर जैसी स्थिति मद्रास की हो गई। बहुत सारे गांव उसमें शहरी हिसाब से शामिल हो गए, जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ। तो 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण बड़ी तेजी के साथ हुआ। यूरोपीय मूलतः अपने अपने देशों से शहर आए थे। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के काल में शहरों का विकास किया। तो ये तो हमने देखा कि जो 18वीं शताब्दी थी, धीरे धीरे शहर डेवलप हो रहे थे, रेलवेज भी आई खैर 19वीं शताब्दी में, लेकिन वहां पर बंदरगाहों को और कारखानों को स्थापित करके धीरे धीरे शहर विकसित करने की कोशिश की जा रही थी। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी, तो ये 16वीं शताब्दी में हो गया था। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है, 1661 में मुंबई, जब वो राजा ने दे दिया था, 1690 में कलकत्ता बसाया गया। ठीक है, हालांकि कलकत्ता मुख्य रूप से बसाया जाने लगा 1757 के बाद, लेकिन खैर फ्रांसीसियों ने 1673 में पौंडीचेरी नामक शहर बनाया। इससे अनेक शहर समुद्र के किनारे थे, व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होने के साथ साथ प्रशासनिक कार्यकलापों के भी केंद्र थे। अनेक व्यापारिक गतिविधियों के साथ इन शहरों का विस्तार हुआ। आसपास के गांवों में अनेक सस्ते मजदूर, कारीगर, छोटे बड़े व्यापारी, सौदागर, कामगर, बुनकर, धातु कर्म करने वाले लोग रहने लगे। तो अब देखो, जब वो शहर को बसाते थे तो शहरों में जो रोजगार की जरूरत पड़ती थी, कई सारे जो जिसको आप देख सकते हैं कि बड़े सौदागर, कामगर, बुनकर, इन लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो भी वहां आसपास बसते थे और आकर अपना पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे। इन शहरों में ईसाई मिशनरियां काफी सक्रिय थीं। अनेक स्थानों पर पश्चिमी शैली की इमारतें, चर्च और सार्वजनिक महत्व की इमारतें बनाई गई। हमने 3 शैलियां भी पढ़ ली थी, ठीक है ना। तो न्यू क्लासिकल, न्यू गोथिक, इंडो सार्सैनिक, तो ये शैलियों में कई इमारतें बनाई जा रही थी। स्थापत्य में पत्थरों के साथ ईंट, लकड़ी, प्लास्टर आदि का प्रयोग किया जा रहा था। तो जो ये शहरी केंद्र थे, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जो परंपरागत से बने हुए शहर थे, उनमें चेंजेस आ रहे थे। नए यूरोपियन शैली का भी पुट बनाकर नए नए बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। छोटे गांव, कस्बे और कस्बे छोटे बड़े शहर बन गए। तो छोटे छोटे जो गांव और कस्बे थे वो बड़े शहर हो गए। आसपास के किसान तीर्थ करने के लिए शहरों में आते थे। अकाल के दिनों में प्रभावित लोग कस्बों और शहरों में इकट्ठे हो जाते थे, भी हमने चर्चा की थी। लेकिन जब कस्बों पर हमले होते थे तो कस्बों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेने के लिए चले जाते थे। यानी इंटरकनेक्शन बना हुआ था। जब अकाल पड़ता था, जब समस्या आती थी, जो गांव के लोग थे वो कस्बों में आकर रहने लगते थे, और जब शहरों पर कोई आक्रमण होता था तो शहर के लोग कस्बे में, गाँव में आके बसते थे। व्यापारी और फेरी वाले लोग कस्बों में से गांव में जाकर कृषि उत्पाद और कुछ कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग धंधे में तैयार माल बिक्री के लिए शहरों और कस्बों में लाते थे। यानी गांव के लोग क्या करते थे, छोटे छोटे माल अपने बेचने के लिए शहरों में आते थे, कस्बों में आते थे। अनेक शहरों की चार दीवारी को 1857 की विद्रोह के बाद तोड़ दिया गया। जैसे दिल्ली का शाहजहांबाद, दक्षिण भारत में मदुरई, कांचीपुरम मुख्य धार्मिक केंद्र थे। धीरे धीरे वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। 18वीं शताब्दी में शहरी जीवन में अनेक बदलाव आए। अच्छा, पहले जो आइसोलेशन दिखता था गांव और शहर में, यानी दूरी दिखती थी, 1857 क्रांति के बाद ये टूट गया और काफी सामंजस्य और मेलजोल भी बढ़ गया। ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर जैसे आगरा, लाहौर और दिल्ली पतनोन्मुख हो गए। यानी जो पुराने मुगल कालीन शहर थे, आगरा, लाहौर, दिल्ली, ये धीरे धीरे नीचे आ गए और नए शहर मद्रास, मुंबई और कलकत्ता शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स बन गए। ये हमने कई बार चर्चा इस चैप्टर में की थी, अभी क्वेश्चन आंसर में भी देख रहे हैं कि लाहौर, आगरा, दिल्ली जैसे जो सेंटर्स थे, जो मुगलों के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ये धीरे धीरे नीचे आ गए, पतन की तरफ चले गए। और जो नए शहर थे, चेन्नई, कोलकाता और जैसे, ये शहर ऊपर की तरफ आ रहे थे। विभिन्न समुदायों, जातियों, वर्गों, व्यवसाय के लोग यहाँ रहने लगे। नई क्षेत्रीय ताकतों के विकास से क्षेत्रीय राजधानी जैसे अवध की राजधानी लखनऊ, दक्षिण के अनेक राज्यों की राजधानियां जैसे तंजौर, पूना, श्रीरंगपट्टनम, नागपुर, बड़ौदा, इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जाहिर सी बात है, जब रेलवेज बढ़ गए तो बरेली, लखनऊ, इस तरह के शहर प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए और इनका इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ने लगा, क्योंकि पहले वही शहर विकसित हो पाते थे जिनके आसपास नदियां हो और वो बंदरगाहों से जुड़ सके। लेकिन अब इस तरह के शहर भी, और दक्षिण भारत में ये तंजौर, पूना, नागपुर, बड़ौदा जैसे शहर भी विकसित हो रहे थे। वन शॉट रिवीजन हमने चैप्टर का किया था तो डिटेल में देखा था। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से नई राजधानियों की ओर काम तथा रोजगार की तलाश में आने लगे। तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, रोजगार के लिए भी लोग कहां जाते थे, शहरों की तरफ निकलकर आ रहे थे। नए राज्यों और उदित होने वाली नई राजनीतिक शक्तियों में प्रायः निरंतर लड़ाइयां होती थी।
इसका परिणाम यह हुआ कि भाड़े के सिपाहियों को भी तैयार रोजगार मिल जाता था। तो लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। तो कई बार ऐसा होता था कि लोग भाड़े में जाकर लड़ाई भी कर लेते थे कि ठीक है कोई काम नहीं है तो हम शहरों की तरफ से लड़ाई लड़ लेंगे। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित अधिकारियों ने भी इस मौके का उपयोग करके पुरम और गंज जैसी शहरी बस्तियों में अपना विस्तार किया। तो जैसे होता है ना जानकीपुरम, इस तरह के शहर, और कई गंज जैसे दीदारगंज जैसे शहर इस तरह के बनने लगे जो मुगल अधिकारियों ने बनाए थे। राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी जिसको पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, इसको ये भी देखने के लिए मिल रहा था। यानी सत्ता अब नीचे की तरफ छोटे छोटे शहरों में भी जा रही थी। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव सर्वत्र एक जैसा नहीं था। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, कुछ अन्य स्थानों पर लूटपाट और राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में बदल गई थी। तो कुछ शहरों में आर्थिक स्थितियां बेहतर हो रही थी, कुछ शहरों में लूटपाट हो रहा था और शहर ठीक से विकसित नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो ये एक प्रमुख चीज है जो बार बार दिखाई दे रही थी। ठीक है, जो शहर व्यापार तंत्रों से जुड़े थे उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। यूरोपीय कंपनियों ने अनेक स्थानों पर अनेक आर्थिक आधार या फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। 18वीं शताब्दी के अंत तक एकल आधारित साम्राज्य का स्थान शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। यानी पहले जहां पर केवल एक राजा महाराजा का शासन होता था, अब कई यूरोपीय शक्तियों ने उसका साथ ले लिया और जो शहर व्यापार से जुड़े उनका विकास तेजी से हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद यानी कॉमर्शलाइजेशन, पूंजीवाद शक्तियां अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का नया चरण शुरू हुआ। अब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी। जो पहले बड़े बड़े दिल्ली आगरा जैसे राजधानियां राजाओं की होती थी, अब कई जगह वो जाने लगी, कई जगह फैलने लगी, कई दूसरे सेंटर्स ट्रेड के बनने लगे। मुगल काल में जो 3 शहर सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका, उनका निरंतर पतन होता गया। नए शहर, नई संस्थाएं विकसित हुई और शहरी स्थानों को नए ढंग से व्यवस्थित किया गया। अनेक जगह पर जैसे पश्चिमी शिक्षा केंद्र, अस्पताल, रेलवे दफ्तर, व्यापारिक गोदाम, सरकारी कार्यालय आदि नए नए रोजगार विकसित हुए। दूर दूर के प्रदेशों और गांवों से पुरुष महिलाएं औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। देखते ही देखते 1800 तक जनसंख्या की दृष्टि से औपनिवेशिक शहर देश के सबसे बड़े शहर बन गए। तो जो शहर कॉलोनियल टाइम में अंग्रेजों के समय विकसित हुए थे, वो शहर धीरे धीरे क्या हो गए, नए सेंटर्स बनते गए, अस्पतालों के, स्कूलों के, महाविद्यालयों के। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बनता चला गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कौन सा इंपॉर्टेंस है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न जो हमने लिया है उसको देखते हैं जरा। तो औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन कौन से थे, यानी पब्लिक प्लेसेस ऐसे कौन कौन से थे। क्योंकि जब हम औपनिवेशिक नगरों की बात करेंगे तो नगरों में रहने वाली हर इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन हम करते आए हैं। कैसे ब्लैक टाउन था, व्हाइट टाउन था, एक किलेबंद शहर को बनाया गया था और कैसे बस्तियां और उपशहर बस रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे गार्डन्स बनाए गए थे, अलग अलग तरीके के बागीचे बनाए गए थे, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। अब देखते हैं कि और कौन सी सार्वजनिक जगह है। हमने मंदिर मस्जिदों को भी देखा था, कौन से हिंदू धर्म स्थल वाले थे, मुस्लिम वाले थे। तो औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान और उनके उद्देश्य निम्नलिखित थे। औपनिवेशिक शहर अर्थात मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में फैक्ट्रियां या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए, जहां पर व्यापारिक गतिविधियां, सामान का लेन देन और गोदामों में उन्हें रखा जाता था। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये नगरों में दिखाई पड़ी कि गोदाम और फैक्ट्रियां बनाए जाने लगी, यानी तरह तरह के गोडाउन्स और इसको स्टोर करने के लिए जगह, ये सारी चीजें बनने लगी। इन फैक्ट्रियों में कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भी रहते थे। तो ये हमने देखा था, इसीलिए फिर फोर्ट बनने लगे, कारखाने कंपनी बनने लगे। कंपनी का मतलब ऐसा नहीं था कि हर जगह प्रोडक्शन होता था। कंपनी या फैक्ट्रीज का मतलब ये था कि वहां पर सामान रखे जाते थे, कच्चा माल रखा जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली चीजें रखी जाती थी और उसके साथ साथ अधिकारी भी उसमें रहते थे। इन शहरों को बंदरगाहों के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहां जहाजों को लादने और उससे उतारने का काम होता था। एक ये भी इंपॉर्टेंट था। तो जहां जहां ये शहर बसे, खास करके मद्रास, कलकत्ता और बंबई वाले जो शहर थे, वहां पे ये यहां से समुद्र थे, यहां से फिर जहाजों में माल भर के कच्चा माल जाता था, वहां से फिनिश्ड गुड आता था। तो माल को उतारना, वहां रखना या जो लादना है उसके लिए जगह बना के रखना, ये सारी चीजें इन जगहों से देखी जाती थी। तो एक तो ये सामूहिक स्थान दिखाई दे रहे थे। शहरों के नक्शे बनवाए गए, आंकड़े इकट्ठे किए गए, सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये सभी दस्तावेज प्रशासनिक दफ्तरों में होते थे। अब देखिए, हमने एक आपको चर्चा किया था कि सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जो केवल सर्वे करता रहता था। तो अब ये सर्वे करना है, ये नक्शे बनवाने हैं, आंकड़े बनवाने हैं, तो इनके लिए फिर प्रशासनिक कार्यालय भी बनाए जाएंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बनाए जाने लगे। शहरों के रख रखाव के लिए नगर पालिकाएं बनाई गई, ये भी एक पब्लिक प्लेस निकल के आया।
जो शहरों में जलापूर्ति यानी जल की व्यवस्था करने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती थी और मृत्यु और जन्म के रिकॉर्ड भी रखती थी। अब देखिए, जो चीजें पहले नहीं थी वो चीजें आने लगी, ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक भवन बनाए जाने लगे, रिकॉर्ड बनाना है तो उनके लिए दफ्तर बनाए जाने लगे, नगर पालिकाएं बनाए जाने लगी जो म्यूनिसिपैलिटीज थी, जो आज भी वही काम करती है जो यहां बताया गया है। लोगों के यहाँ जल पहुंचाना, सड़क की थोड़ी बहुत मरम्मत करा लेना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें बनाने का काम करती थी। 1853 के बाद इन शहरों में रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे कॉलोनी और रेलवे लाइन के नेटवर्क बिछाए गए। देखो तो कैसे कैसे नगरों में नई नई चीजें जुड़ रही हैं। पहले प्रशासनिक दफ्तर आए, सबसे पहले जो है गोदाम या आप कह सकते हैं कि कारखाने लगाए गए। उसके बाद से इन गोदामों के बाद धीरे धीरे फिर क्या बनाया जाने लगा, वहां पर ऑफिसेस बनाए जाने लगे एडमिनिस्ट्रेटिव की, कहां ये ऑफिसर्स रहेंगे, दफ्तर कौन से होंगे। फिर नगर पालिकाओं के लिए बिल्डिंग्स बनाए जाने लगी और उसके बाद रेलवेज के लिए। आज भी अगर आप नगरों को बारीकी से देखें तो ये पब्लिक प्लेसेस आज भी आपको शहरों में दिखाई देंगे। रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, इसके अलावा जो है रेलवे कॉलोनीज, ठीक है। अब तो कैंट भी जो आया बाद में वो इसी का एक इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार नए शहर बंदरगाह, किले, सेवा के केंद्रों और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से भर गए। तो अगर आपको सार्वजनिक स्थानों की कुछ लिस्ट बतानी होगी तो आप कह सकते हैं कि बंदरगाह बनाए गए, कारखाने, कंपनियां बनाई गई, गोदाम बनाए गए, प्रशासनिक या सेवा देने वाले भवन बनाए गए, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन बनाए गए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ये तो 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में औपनिवेशिक शहरों के दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिन्हें क्रमशः सिविल लाइन या श्वेत लोगों का क्षेत्र और देशियों के क्षेत्र या अश्वेत टाउन कहा गया। तो एक इंपॉर्टेंट और डिवीजन हुआ, मैंने आपको बताया था, और खास करके 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेज थे वो और दूर थोड़ा रहने लगे बस्तियों से, और जो यहाँ के सिपाही थे उनसे दूर रहने लगे कि कभी भी हम पर हमला ना करें, हम इनसे थोड़ा रीच से दूर रहें। तो एक सिविल लाइंस वाला कंसेप्ट आया। आज भी आप अगर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके हेडक्वार्टर पे जाएंगे तो आपको सिविल लाइन का कंसेप्ट मिल जाएगा। तो ये जो सिविल लाइंस दिखाया गया, ये सिविल लाइन जो है ये यहाँ पे श्वेत या जो कह सकते हैं कि व्हाइट पीपल्स रहते थे, और देशियों के लिए अश्वेत टाउन या कि ब्लैक टाउन बनाया गया। इनमें क्रमशः श्वेत रंग के यूरोपीय और दूसरे भाग में अश्वेत रंग के देसी या भारतीय लोग रहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने पहले भी चर्चा की है कि व्हाइट टाउन में यूरोपीय और ब्लैक टाउन में भारतीय लोग रहते थे। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र थे शहरों में। भूमिगत पाइप द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था करने के साथ साथ पक्की नालियां भी निर्मित की गई, ठीक है। तो जो जमीन के अंदर पाइप लगा के लोगों को पानी पहुंचाने वाला भूमिगत पाइप लगा के जलापूर्ति की गई, ये सारी चीजें नया नया बनाया जाने लगा। इससे सफाई को सुनिश्चित करना था। हर जिले में एक जलकल बनाया गया, ठीक है, ठीक है ना, जलकल या जल विभाग, ठीक है। आज भी आप देख सकते हैं कि आपके मोहल्ले के आसपास जो है शहरों में क्या होता है, वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिसेज होते हैं, वहां पे बड़े बड़े पंप लगे होते हैं, वहां से फिर पूरे शहर में सप्लाई का पानी जाता है। तो ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाया जाने लगा। कुछ शहरों को औपनिवेशिक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू, मनाली। हमने उस दिन भी चर्चा किया था कि ऐसे कई सारे शहर थे, और फिर इस वाले सेक्शन में भी चर्चा किया है, जो हिल स्टेशंस के रूप में उनको विकसित किया जाने लगा। इसके 2-3 रीजन अंग्रेजों ने बताए। एक तो उनको अपने ट्रूप्स को रखने की जगह चाहिए थी, सुरक्षित रहता था। दूसरा ये कि वो ऑलरेडी जो अंग्रेज थे वो अपने एक ठंडे प्रदेश या ठंडी जलवायु वाले जगह से आए थे, तो उनको यहां पर एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो अडॉप्ट कर सके, अपने बड़े बड़े सैनिकों को लाके वहां रख सके ताकि कुछ दिन तक वो इजीली वहां रहे, वहां की जलवायु में। इसके अलावा उनको लगता था कि जितनी गर्मी और जितनी ये इन्वायरमेंट जो नॉर्मल एरियाज के हैं वो जिम्मेदार है हैजा और प्लेग जैसी बीमारियों के, तो ठंडे जगहों पर ये बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या होता था कि गर्मी के दिनों में प्रशासनिक गतिविधियों को चलाना और उच्च अधिकारियों को स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और वातावरण वाला आवास प्रदान करना। जितने बड़े बड़े अधिकारी थे वो गर्मियों के मौसम में वहां जाके शिफ्ट हो जाते थे, शिमला जैसे हिल स्टेशन पे रहते थे, तो उनके लिए काफी अच्छा रहता था। नए शहरों में घोड़ा गाड़ी, ट्रॉम, बसें, टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, सिनेमा हॉल, रंगशालाएं, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सेवक, कर्मचारी, शिक्षक, अकाउंटेंट और शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी आदि उपलब्ध थे। कुछ सार्वजनिक केंद्र या सामुदायिक भवन भी थे। यहाँ समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सकती थी। तो यानी आप अगर एक छोटा मोटा लिस्ट बनाना चाहे तो आप शुरू कर सकते हैं कि जो नए सामुदायिक भवन, जो नए सार्वजनिक स्थान कॉलोनियल पीरियड में शुरू हुए, उसमें से सबसे पहले जो है बंदरगाह बनाया जाने लगा, जो सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी था वहां के ट्रेड का। बंदरगाह के साथ साथ फिर क्या बनाया जाने लगा, कारखाने और फैक्ट्रियां लगाई जाने लगी जहां पर ये माल रखे जाते थे। इसके बाद जो शहर था उसको व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन बनाया जाने लगा, जहां पर ब्लैक टाउन में भारतीय लोग रहते थे, व्हाइट टाउन में यूरोपीय लोग रहते थे। इसके बाद रेलवे का विस्तार हुआ, तो हर शहर में रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, ये सारी बनाई गई। एक और चीज आप इसमें जोड़ सकते हैं और वो है सेना की छावनी।
हाँ, ये जरूर था कि ये जो छावनियां देखी जा रही थी, इसमें सभी लोगों का प्रवेश नहीं था, बहुत सार्वजनिक नहीं थी, पर हर जो है शहर में एक ये भी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। हर जगह कैंट आप एरिया देखते होंगे। इसके अलावा लाइब्रेरीज, कॉलेज, स्कूल, है ना, पत्र पत्रिकाएं, सामुदायिक भवन यानी जो कम्युनिटी हाउसेज होते हैं, वो सारी चीजें डेवलप की जा रही थी। तो ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक चीजें हैं जो कोलोनियल पीरियड में दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन कौन सी थी, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो टाउन प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती थी, जो चिंता का कारण बन सकती थी। तो नगर को समुद्र के निकट बसाना 19वीं शताब्दी के नगर नियोजन की एक प्रमुख चिंता थी। औपनिवेशिक सरकार नगरों को समुद्र के निकट विकसित करना चाहती थी ताकि यूरोपियों के व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति भली भांति की जा सके, भारत का माल सरलता पूर्वक यूरोप में भेजा जा सके और यूरोपीय माल बिना किसी कठिनाई के भारत लाया जा सके। अब देखिए, ये नगरों को जो समुद्र के किनारे बसाने वाली बात थी, यानी समुद्र के पास टाउन्स को इस्टेब्लिश करना, ये एक सबसे बड़ा चुनौती था कि भाई हम इस तरह से टाउन्स को प्लान करें, इस तरह से नगरों को बसाएं कि वहां से जो समुद्र है वो नजदीक रहे, ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके। 19वीं शताब्दी के नगर नियोजन की एक प्रमुख चिंता थी। ठीक, यूरोपियों के व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति भली भांति की जा सके, ये भी बताया मैंने, भारत का माल सरलतापूर्वक यूरोप भेजा सके और यूरोपीय माल बिना किसी कठिनाई के भारत आ सके। और इसी का कारण है कि जो मुगल कालीन शहर थे, जैसे दिल्ली, आगरा या लाहौर, उन शहरों को विकसित करने के बजाय सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे जो भारत के शहर थे, उनको विकसित किया जो समुद्र के किनारे थे। नगर नियोजन की दूसरी महत्वपूर्ण चिंता सुरक्षा से संबंधित थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको पहले बताया कि दो प्रमुख चीजें, एक जो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच अपने आप में कंपटीशन चलता था, लड़ाई झगड़ा चलता था, तो इन लोगों को ये लगता था, खास करके ब्रिटिशर्स को, कि हम ऐसे घर, ऐसे भवनों का निर्माण करें जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कोई हमला करे तो उसे बचा जा सके। अगर आप फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज फोर्ट वाला जो ये आपने फोर्ट देखा, मद्रास वाला, उन सबों को क्या क्या किलेबंद तरीके से बनाया गया और आगे काफी जगह छोड़ा गया कि कोई आक्रमण न कर सके, है ना। तो चिंता की सुरक्षा इंपॉर्टेंट थी। वास्तव में 1857 के विद्रोह ने भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों को इतना अधिक आतंकित कर दिया था कि उन्हें सदैव विद्रोह की आशंका बनी रहती थी। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद तो खास करके इनको डर लगने लगा, और इसके बाद ही फिर कौन सा कंसेप्ट आ गया था, सिविल लाइन्स, जो लोगों से हट के थोड़ा अलग रहने की परंपरा आई अंग्रेजों की, कि हम सिविल लाइन्स बनाएंगे ताकि ये लोग कभी भी कब्जा ना कर सके, मार ना सके। तो एक नगर नियोजन में चिंता बनी रहती थी, इसी हिसाब से नगर नियोजन किया जाता था। अतः सुरक्षा की दृष्टि से वो देशियों अर्थात भारतीयों के खतरे से दूर, पृथक और पूर्ण रूप से सुरक्षित बस्तियों में रहना चाहते थे, इसीलिए वो व्हाइट टाउन्स में रहने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुराने कस्बों के आसपास स्थित चरागाहों और खेतों को साफ करा दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी क्षेत्र विकसित किए गए जिनमें केवल यूरोपीय ही निवास कर सकते थे। ठीक है ना, तो नए नए क्षेत्र बनाए गए, नए नए एरियाज बनाए गए जहां पर केवल यूरोपीय रहते थे, उनको सिविल लाइन्स कहा गया। वहां पे अधिकारी रहते थे और बड़े बड़े प्रशासकीय सेवक रहते थे। शहरों के नक्शे अथवा मानचित्र तैयार करवाया नगर नियोजन की एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता थी। ठीक है, तो एक जिसको हम कह सकते हैं कि टाउन प्लानिंग का एक और बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे टाउन का पूरा नक्शा बनाया जाए, उसके आंकड़े रखे जाए। हमने रिकॉर्ड्स वाला क्वेश्चन भी किया था और रिकॉर्ड्स के बारे में चर्चा भी वन शॉट रिवीजन में की हुई है। आपने अगर इस चैप्टर के नहीं देखा, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट रिवीजन देख लीजिए। तो उसमें जो ये मानचित्र तैयार करना, मैप तैयार करना, ये भी प्लान करना एक इंपॉर्टेंट चिंता थी। किसी स्थान की बनावट कैसी है, उसका भूदृश्य को समझने के लिए मानचित्रों का होना नितांत आवश्यक था। विकास की योजना को तैयार करने, व्यवसायों का विकास करने, औपनिवेशिक सत्ता को मजबूती से स्थापित करने तथा रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने के लिए भी मानचित्रों की आवश्यकता थी। तो प्लानिंग करना, या आप कह सकते हैं कि किस तरह की लोग वहां पे रह रहे हैं, वहां की बनावट कैसी है, वहां का जल, वहां के जमीनें कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, कहाँ जंगल है, कहाँ प्लेन एरिया है, सारी चीजों को पता करने के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि हम क्या करें, एक मैपिंग या रिकॉर्ड रखें। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या आपको अभी तक दिखाई दी रही हैं टाउन प्लानिंग के संदर्भ में। तो एक तो समुद्र के किनारे, दूसरा सुरक्षा और तीसरा रिकॉर्ड। तो आप यहां लिख सकते हैं कि पहला क्या रहता था, समुद्र के किनारे शहर को बसाना, दूसरा रक्षा का ध्यान रखना, ठीक है, तीसरा, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो तीसरा इसमें लिख सकते हैं नक्शे तथा रिकॉर्ड को बनाना। शहर के नक्शे या रिकॉर्ड
का ध्यान रखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। रंग भेदभाव तथा जाति भेदभाव के आधार पर शहरों का विभाजन तथा उनमें सार्वजनिक सुविधाओं को अलग अलग स्तर पर बनाए रखना नगर नियोजन की एक चिंता थी। अब देखिए यहां भी एक इंपॉर्टेंट था, रंग भेद यानी गोरों के लिए अलग, कालो मतलब यहाँ के जो काले लोग थे उनके लिए अलग, जाति भी उसमें अलग थी, कोई ऊंची जाति अलग, नीची जाति अलग, तो इनके हिसाब से भी टाउन प्लानिंग की जा सके, क्योंकि सब एक साथ रहने को तैयार हुए कोई जरूरी नहीं था। तो इस हिसाब से भी टाउन प्लानिंग ठीक से की जा सके और सबको अलग अलग सुविधा दी जा सके, यह भी एक चिंता थी। अंग्रेजों की दृष्टि में भारतीय असभ्य थे, वे उन्हें अपने क्लबों और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते थे। तो जो उनके क्लब थे, जो उनके पब्लिक प्लेसेस थे, उनको खुद यूज करना चाहते थे, दूसरों को यूज करने नहीं देना चाहते थे। शहर के भारतीय आबादी वाले भाग की भीड़ भाड़, आवश्यकता से अधिक हरियाली, गंदे तालाब, बदबू और नालियों की खस्ता हालत आदि भी नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं थी। अब देखो एक चीज तो है कि ब्रिटिशर्स अपने यहां से आए थे, वहां पर सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी, यहां पे गंदी नालियां और गंदी इस तरह की चीजें बस्ती, उनसे उनको बहुत आपत्ति, तो या तो उनसे अलग होकर अपने लिए बनवा लेते थे साफ सुथरा, या अगर टाउन प्लानिंग की सोचते थे तो इन चीजों को ठीक करने के प्रयास करते थे। इसीलिए अलग अलग जगह नगर पालिकाएं भी आई। ठीक है ना, हमने देखा कि वेलेस्ली ने कैसे कलकत्ता का प्लानिंग शुरू किया और वहां पे लॉटरी कमेटी बनाई और लॉटरी कमेटी पैसा इकट्ठा करके शहर को प्लान करती थी। तो एक टेंशन ये भी थी कि भीड़ भाड़ है, गंदे तालाब है, नालियां हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। यूरोपियों का विचार था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से विषैली गैसें उत्पन्न होती थी, जो कई बीमारियों का प्रमुख कारण थी, और होता भी था। प्लेग, हैजा जैसी बहुत गंभीर बीमारियां आती थी जिससे बहुत लोग मरते थे। तो यूरोपीय उष्णकटिबंधीय जलवायु को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते थे, अतः शहर को अधिक स्वास्थ्य कारक बनाने का एक उपाय शहर में खुले स्थान छोड़े जाने के रूप में ढूंढ लिया गया। उनको कहा गया कि शहर में कुछ खुला स्थान छोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा स्थान छोड़ना पड़ेगा जहां कोई न रहे, जहां माने कंजस्टमेंट ना हो और वहां पे कूड़ा करकट रहे या दूर रहे, उससे आबादी उससे दूर रहे, एक ये प्लानिंग करते थे। तो यानी कि कुल मिला के एक चिंता का कारण ये भी रखा था कि साफ सफाई कैसे होगी, टाउन की प्लानिंग किस तरह की जाए। ठीक है, और क्या चिंता का विषय रहता था, नगरों की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न कमेटियों का संगठन करना, शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए बाजार, घाट, कब्रिस्तान और चर्म शोधन इकाइयों को साफ कराना आदि नगर नियोजन की अन्य चिंताएं थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब कलकत्ता को बसाया जा रहा था तो इन सभी चीजों को वहां से हटा दिया गया, जो बाजार थे, जो झुग्गियां थी, जो चर्म शोधन कारखाने थे, चमड़े के चीजें, उन सबको भगा दिया गया। तो एक ये चिंता का विषय बना रहता था कि कैसे इन चीजों को मैनेज करना है जब टाउन प्लानिंग होती थी। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरों की सफाई और नगर नियोजन की सभी परियोजनाओं में जन स्वास्थ्य के लिए विचार पर बार बार बल दिया जाता था। यानी एक और चिंता जो रहती थी वो क्या, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य। ठीक है ना, यानी कि जो लोगों का आप कह सकते हैं कि जो हेल्थ सिस्टम था इसको डेवलप करने की भी कोशिश रहती थी, चिंता बनी रहती थी। शहर के रख रखाव के लिए पर्याप्त धन को जुटाना, नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग। ठीक है, नगर नियोजन की एक अन्य चिंता थी, यानी क्या, शहरों के रख रखाव के लिए पैसा, मनी, इकोनॉमिक चीज। और इसीलिए इसी को देखते हुए हमने किस चीज की चर्चा की थी, लॉटरी कमेटी। कहां देखी थी, ठीक है, कहां देखी थी हमने, कलकत्ता में। ये क्या करते थे, लॉटरी के टिकट बेच के जो पैसा आता था उससे शहर का रखरखाव करते थे। तो कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण नगर के रखरखाव के लिए 1817 में लॉटरी कमेटी या लॉटरी कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, यह कमेटी नगर सुधार के लिए आवश्यक पैसे का प्रबंध जनता में लॉटरी बेचकर करती थी, इसलिए लॉटरी कमेटी के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, शहरों में यातायात के अच्छे साधनों की व्यवस्था करना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना आदि नगर नियोजन की और प्रमुख चिंताएं थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा की कोशिश करना, रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए धन इकट्ठा करना, ये सारी चीजें भी टाउन प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण अंग थी या टाउन प्लानिंग के लिए एक चिंता बनी हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं कि जो नए शहर थे, नए शहर में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था कि कैसे नए शहरों में व्यापार के लिए भागदौड़ बढ़ गई, लोग व्यस्त हो गए, ये सारी चीजें हमने देखी थी और संबंध बदल रहे थे, क्योंकि तेजी से क्या हो रहा था, एक पूंजीपति वर्ग का विकास हो रहा था और पैसे की भागदौड़ बढ़ रही थी। नए शहरों के विकास ने सामाजिक संबंधों को अनेक रूपों से प्रभावित किया। नए शहरों का वातावरण अनेक रूपों से पुराने शहरों के वातावरण से भिन्न था।
पुराने शहरों में विद्यमान सामंजस्य एवं जान पहचान का नए शहरों में अभाव था। ये हमने देखा था जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा था, और खास करके हमने देखा था कि 1861 के आसपास, 1861 के आसपास जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा था तो भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज की बहुत तेजी से डिमांड हुई थी, कॉटन, रॉ कॉटन की। तो जब रॉ कॉटन की डिमांड हुई थी तो उसके लिए बहुत तेजी से पूंजीपति वर्ग बहुत तेजी से जो है वो विकसित हुआ। लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके और भेजने के चक्कर में लग गए, काफी लोग बसने लगे नगरों में जाकर। तो ये सारी चीजें जो है शहरों का स्वरूप चेंज कर रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से बदल रही थी, है ना, और लोगों को जान पहचान आपस में और मिलने बैठने की जगह कम बनती थी। इन सारे में लोग अत्यधिक व्यस्त रहते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अत्यधिक व्यस्त रहते थे, और यहाँ जीवन सदैव दौड़ता भागता सा प्रतीत होता था। इन शहरों में यदि एक और अत्यधिक संपन्नता थी तो दूसरी ओर अत्यधिक दरिद्रता भी थी। यानी आज भी जो देखा जाता है आपको कि जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से जैसे हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो पुअर और रिच का गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे संपन्नता भी हो रही थी, जो लोग कमा पा रहे थे बहुत कमा रहे थे, नहीं तो बहुत गरीबी भी थी। यहाँ अत्यधिक धनी व्यक्ति भी रहते थे और अत्यधिक दरिद्र व्यक्ति भी। परिणाम स्वरूप लोगों का परस्पर मिलना जुलना सीमित हो गया, किंतु नए शहरों में टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क और 20वीं शताब्दी में सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों के निर्माण से शहरों में भी लोगों को परस्पर मिलने जुलने के अवसर उपलब्ध होने लगे, है ना। तो एक तो जो एक नेचुरल मेल जोल था, जो ऑर्गेनिक समय निकाल कर लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, वो सिस्टम्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और सिस्टम बनता कैसा जा रहा था कि चलो कभी किसी मौके पर टाउन हॉल में आके मिलेंगे या सिनेमा हॉल में मिलेंगे, इस तरह लोग कभी कभी मिलते थे, क्योंकि जो आर्थिक क्रियाएं थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कई तरह के नए नए, जैसे हमने देखा कि वाणिज्यिक फसलें भी आ रही थी, उसके अलावा कॉटन की डिमांड बढ़ी तो उधर लोग जा रहे थे, ठीक है। नए नए कारखाने, फैक्ट्रीज, सूती वस्त्र के कारखाने भी कुछ खुल रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो इसमें लोगों की भाग दौड़, लोगों को कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या हो गए, अलग होते चलेगा। और ये स्वरूप आज भी टाउन्स में, शहरों में दिखाई देता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। शहर में नवीन सामाजिक समूह विकसित होने के कारण पुरानी पहचानें अपना महत्व खोने लगी। लगभग सभी वर्गों के संपन्न लोग शहरों की तरफ उमड़ने लगे। हमने देखा था, हमने जमींदारी सिस्टम से बल्कि देखना शुरू कर दिया था कि कैसे जो गांव के जमींदार थे उन्होंने जोतदारों को या पट्टेदारों को जमीन देके खुद शहरों में बसना शुरू कर दिया। ये चीज ये धीरे धीरे दिखाई दे रही थी, यानी कि अब नया सोशल कम्युनिटी बसता जा रहा था और पुराने लोग अपने चीजों को छोड़ के शहर की तरफ दौड़ रहे थे। नए नए व्यवसाय विकसित हो रहे थे। मैंने बताया कि भाई नई नई अपॉर्चुनिटीज बन रही थी, ठीक है। शहरों में क्लर्क, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट्स आदि की मांग हो रही थी। हमने आपको बताया था कि जो सेवा क्षेत्र है ये बढ़ रहा था। सेवा क्षेत्र मतलब अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, हमने बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र। यानी एक जो है वो कृषि पर आधारित है, प्राइमरी, दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है, तीसरा सेवा क्षेत्र अभी भारत में नहीं था। उसमें कौन कौन आते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी को असिस्ट करते हैं, जैसे उसमें जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, क्लर्क हैं, ये सारे जो लोग हैं, वकील हैं, ये सारे लोग कौन है, सर्विस क्षेत्र के हैं। तो इन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी और इससे फिर क्या हुआ, एक मध्य वर्ग का विकास होने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था, केवल अंग्रेज या शासक और शासित वर्ग हुआ करता था। फिर अब उसमें क्या हुआ कि रिच और पुअर होने लगे और मध्य वर्ग इसमें आने लगा। वो अपना सामाजिक, उसका अपना ग्रुप था, सभी एक दूसरे से नहीं मिलते थे, है ना। यह वर्ग बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग था। इस वर्ग के लोगों की स्कूलों, कॉलेजों और पुस्तकालयों जैसे नए शिक्षा संस्थाओं तक पहुंच थी। शिक्षित होने के कारण उनका समाज में महत्व बढ़ने लगा। वे अखबारों, पत्रिका और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त करने लगे, है ना। तो एक शिक्षित वर्ग भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। और ये जो नगरों में आप देख रहे थे कि लोगों के स्वभाव में, लोगों के मेलजोल में, लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा था वो इस नए मध्य वर्ग से आ रहा था। इस प्रकार बहस चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा विकसित होने लगा। तो पब्लिक डिबेट, पब्लिक ओपिनियन, डिस्कशन, ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी जो पहले नहीं हो रही थी। पहले क्या था, एक तो नीचे काम करने वाले लोग थे वही थे, या ऊपर बहुत जो शासन करने वाला वर्ग था वो था, बीच में नहीं था। लेकिन ये मध्यम वर्ग आने से शहरों का जो सामाजिक स्वरूप था वो धीरे धीरे बदलने लगा था, ठीक है। सामान्य जन जागरूकता का विकास होने लगा और सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून, तौर तरीकों की उपयोगिता पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे। अब इस पे अच्छा, इसी में समाज सुधारक लोग भी आने लगे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब डिस्कशन होने लगा कि समाज की जो रीतियां हैं क्या वो सही हैं, जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं क्या वो सही हैं। तो ये जो आंसर मैंने आपके लिए बताया है, इस तरह की चीजें आपको इंक्लूड करके फ्रेम करना है ना, सारी चीजों को इंक्लूड करना है कि किस किस तरह से टाउन में या शहरों में जो नए नए तरह के लोग जुड़ रहे थे, उससे एक नया वर्ग विकसित हो रहा था और वो वर्ग फिर कैसे, किस तरह से प्रभावित कर रहा था। एक तो वो आर्थिक और बौद्धिक रूप से संपन्न था, दूसरा उसने क्या किया,
उसने कई मान्यताओं पर, रीति रिवाजों पर, सिस्टम्स पर चोट करना शुरू किया, क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, अगर वो क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा तो उसका विरोध भी होगा, फिर अलगाव भी होगा, दूरी भी होगी। तो कई तरह की चीजें एक साथ दिखाई दे रही थी। ठीक है, नवीन शहरों के विकास ने महिलाओं के सामाजिक जीवन को अनेक रूप से प्रभावित किया। अब महिलाओं का सामाजिक जीवन तो प्रभावित होना ही था, और ये जो नए पढ़े लिखे लोग थे वो कई सारी ऐसी चीजें थी जो महिलाओं के कानून के खिलाफ थी, जिस पर वो आवाज उठा रहे थे, जैसे विधवाओं का पुनः विवाह, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, है ना, इसके अलावा सती प्रथा। तो इनके जीवन को कई तरह से प्रभावित किया। नए शहरों में महिलाओं को अनेक अवसर उपलब्ध थे। मध्य वर्ग की महिलाओं ने पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रयास प्रारंभ करी। तो बहुत दिन बाद ये देखा जा रहा था कि अब भारत में, मैंने प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में बहुत गैप इस चीज का रहा, थोड़ा बहुत अगर अपवाद छोड़ दें, तो महिलाएं भी पत्र पत्रिकाओं के तरफ जुड़ने लगी, वो भी थोड़ा अपनी आवाज बताने लगी, थोड़ा बहुत शिक्षा से जुड़ने लगी। लेकिन पितृसत्तात्मक भारतीय समाज ऐसे प्रयासों का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था। पितृसत्तात्मक किसको कहते हैं? जिसको पैट्रियार्कियल कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब कि जहां पर पुरुषों की प्रधानता हो, जहां पर जो मेल हैं उनका जो कह सकते हैं कि उनका ईगो ज्यादा हो या उनकी जो स्वीकारता हो ज्यादा हो, वो अपने आगे महिलाओं को नहीं चलने देंगे, है ना। तो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मेल्स की ज्यादा थी, इसलिए इस तरह की जो प्रयास थे उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जो परंपरागत भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान घर की चारदीवारी के अंदर था, तो ये चीज अभी काफी हद तक शहरों में भी दिखाई दे रही थी। शहरों के विकास होने के बाद भी वुमेन्स को पूरी फ्रीडम नहीं मिल रही थी, हालांकि इसके लिए आवाज अब उठाई जाने लगी, शुरू होने लगी। अतः शिक्षित महिलाओं के ऐसे प्रयासों को अनेक लोगों ने परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानून को बदलने के प्रयास समझा। कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये कैसे हो जाएगा, जो पहले से हमारी परंपरा बनी हुई है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कायदे कानून तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको नाम लिया ना कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इस तरह के बहुत सारे लोग आए जो समाज सुधार में जाति व्यवस्था को बदलने के, इसके अलावा महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के बारे में बदलने के प्रयास इन्होंने किए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी संस्थाएं स्थापित हुई, है ना। तो इसको एक चोट पहुंचाने का प्रयास शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भी इसमें साथ दिया, कई सारे बिल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और कई अंग्रेजी शासकों द्वारा, वायसराय द्वारा पास किया जाने लगा, है ना, गवर्नर जनरल्स के द्वारा। वो भी अंग्रेजों के खिलाफ चला गया, और जो लोग से समाज सुधार की बात कर रहे थे उनके भी खिलाफ समाज होने लगा। रूढ़िवादियों को भय था कि शिक्षित महिलाएं सामाजिक रीति रिवाजों को उलट पुलट कर रख देंगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार ही डवाडोल हो जाएगा, है ना। तो उनको यह लग रहा था कि जो पूरा सिस्टम एक बैलेंस बना हुआ है, ये बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये जो शहरों में एक तरह की प्रक्रिया दिखाई दे रही थी, ये शहरों में जो एक तरह की दूरी दिखाई दे रही थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण थी, और ये एक तरह का नया परिवर्तन ला रही थी और नया शहरों का विकास हो रहा था। उल्लेखनीय है कि महिलाओं की शिक्षा की पुरजोर वकालत करने वाले सुधारक भी महिलाओं को केवल मां और पत्नी की परंपरागत भूमिका में ही देखना चाहते थे, किंतु शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं में जागरूकता को उत्पन्न किया और धीरे धीरे सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की उपस्थिति में वृद्धि होने लगी। तो एक जो शहरों में चेंज आया वही आया कि धीरे धीरे महिलाओं की भूमिका में बदलने लगी। हालांकि बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज के बारे में सुधारक भी नहीं बोल रहे थे कि हाँ मां बहन बन के रहो, लेकिन थोड़ा सा उनके अधिकारों की बात होने लगी। महिलाएं सेविकाओं, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिकाओं, रंगकर्मी और फिल्म कलाकारों के रूप में शहर के नए व्यवसायों में भाग लेने लगी, किंतु घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में जाने वाली महिलाओं को पर्याप्त समय तक सामाजिक दृष्टि से सम्मानित नहीं समझा जाता था। नए नए व्यवसायों के अस्तित्व में आने के परिणाम स्वरूप शहरों में शारीरिक श्रम करने वाले गरीब मजदूर अथवा कामगारों का एक नया वर्ग अस्तित्व में आने लगा। कुछ लोग रोजगार के नए अवसरों की खोज में शहर की ओर भागने लगे, तो कुछ लोग भिन्न जीवन शैली के आकर्षण से प्रभावित होकर शहर की ओर उमड़ने लगे। तो जो महिलाएं प्रयास भी कर रही थी कि हम कुछ श्रम का काम कर लें या शहर में जाकर नया काम कर लें, अगर वो कर भी पाई तो उनको पहली बार सम्मान नहीं देखा गया। तो महिलाओं की ये भूमिका थी। और दूसरी भूमिका ये थी कि बहुत लोग मजदूरी करने के लिए, श्रम करने के लिए गांव से शहर की तरफ आ रहे थे, तो शहरों की जनसंख्या में भी लगातार चेंज। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मेन महिलाओं वाला जो पर्सपेक्टिव था कि कैसे जब शहर विकसित हो रहे थे तो थोड़ा थोड़ा जो मध्यम वर्ग विकसित हुआ, मध्यम वर्ग के विकसित होने से वहां की महिलाएं भी थोड़ी शिक्षित हुई, वो थोड़ा बाहर आना चाहती थी, पर ऐसा किया जाने नहीं दिया जा रहा था। और अगर कोई बाहर आकर कुछ काम भी कर रही थी नए नए व्यवसाय में, तो उनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था। दूसरा, श्रम के लिए कुछ लोग आके शहरों में बस रहे थे और लगातार यहाँ मजदूर वर्ग बन के रहना चाह रहे थे। ठीक है, मजदूरों एवं कामगारों के लिए शहर का जीवन अनेक संघर्षों से परिपूर्ण था। जाहिर सी बात है कि ये शुरू से देखा गया कि जो आके यहाँ मजदूरी करना चाह रहा था या मजदूर वर्ग बन के रहना चाह रहा था, उनके लिए तो बहुत प्रेशर था, बहुत परेशानी थी। ठीक है, वस्तुएं महंगी होने के कारण यहाँ रहने का खर्च उठाना सरल नहीं है, और फिर नौकरी पक्की न होने के कारण सदा काम मिलने की गारंटी भी नहीं होती थी। ये महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए रोजगार की खोज में गांव से शहर में
आने वाले अधिकांश पुरुष अपने परिवारों को ग्रामों में ही छोड़कर आते थे। उल्लेखनीय है कि शहरों में रहने वाले गरीब ने वहां अपनी एक पृथक संस्कृति की रचना कर ली जो जीवन से परिपूर्ण थी। ठीक, वे उत्साहित धार्मिक उत्सवों, तमाशों और स्वांग आदि में भाग लेते थे। तो एक चीज देखा गया कि जो मजदूर लेकिन आ गए वो फैमिली लेके तो यहाँ नहीं आते थे, लेकिन वो काफी दिन तक वहां रहते थे और यहाँ की कल्चर को अपने आप में अडॉप्ट कर लेते थे। ठीक है, प्रायः वो अपने भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाते थे। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नए शहरों में सामाजिक संबंध पर्याप्त सीमा तक परिवर्तित हो गए। तो सोशल जो रिलेशंस थे वो बहुत बदल गए थे। नए नए तरीके के विचार उत्पन्न हो रहे थे, मध्यम वर्ग आ रहा था, जो श्रमिक या नीचे का वर्ग था वो भी आ रहा था, तो काम की तलाश में अकेले रहता था यहाँ, उसको परमानेंट जॉब नहीं थी, लेकिन यहाँ के कल्चर, यहाँ के रीति रिवाजों से धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट करने लगा। उसके बाद उन्होंने कई तरह की नाटक या इस तरह के स्वांग जिसको कहा वो उसमें पार्टिसिपेट करने लगे और अपने मालिकों की भी कई बार वो क्या करते थे, जो नाटक वाटक करते थे, जो स्वांग वो रचाते थे, उसमें नाटकों की और यूरोपीय मालिकों का मजाक उड़ाते थे ताकि उनको एक कटाक्ष कर सकें। तो ये सारी चीजें देखी जा रही थी। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य नदी और पर्वत श्रृंखला को पारदर्शी कागज लगाकर रेखांकित करें। बंबई, कलकत्ता और मद्रास सही इस अध्याय में, अब देखिए उसमें क्या है, ये आपको काम करना है, यानी अपने मैप पर आपको रेखांकित करना है। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूं कि जो मुख्य मुख्य श्रृंखलाएं हैं, नदियां हैं, उसके बारे में आपको जरूर बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अपना मैप लेके उसमें उसको मार्क करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, है ना। तो आप एक मैप ले लेंगे और इन पर्वत श्रृंखलाओं को कागज लगाकर रेखांकित करेंगे। बंबई, कलकत्ता, मद्रास सहित इस अध्याय में उल्लिखित 10 शहरों को चिन्हित कीजिए और उनमें से किसी 2 शहर के बारे में संक्षेप में लिखिए कि 19वीं सदी के दौरान उनका महत्व किस तरह बदल गया। ठीक है, तो कुछ नदियों के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि नदी की बात की गई थी। तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, झेलम, ये झेलम रावी में इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सारी भारत में भी है और कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में है, उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था, है ना। तो सतलज, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी ये नदियां हैं जो आपको इंपॉर्टेंट मैप पर निकाल कर जरूर मार्क करनी है। मैंने आपको नदियां जरूर बता दी कि कौन कौन से प्रमुख लेनी है, अब इसको आप जरूर मैप पर बताएंगे। पर्वत श्रृंखलाओं में एक तो हिमालय, ठीक है, जो उत्तर में अरावली सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, शिवालिक, ये भी हालांकि ये हिमालय का ही पार्ट है, नीचे का पार्ट, सतपुड़ा, काराकोरम आदि ये पर्वत श्रृंखलाएं आपको लेनी है। अब प्राचीन नगरों की बात इसने की है, तो दिल्ली, आगरा, लाहौर, प्राचीन मतलब कि जो औपनिवेशिक काल से और पहले से थे, है ना। यहां इसका मतलब ये है क्योंकि वहां हमने देखा इस चैप्टर में ना कि औपनिवेशिक काल में मध्यकालीन जो शहर थे उनका पतन होने लगा, नए शहर आने लगे। तो दिल्ली, आगरा, लाहौर ये मुगल कालीन 3 प्रमुख शहर थे, फिर नए हुए पटना, सूरत, कलकत्ता, मुंबई, कांचीपुरम, ढाका, मदुरई, मछलीपट्टनम। तो ये महत्वपूर्ण आपको प्राचीन 10 शहर हैं जो इस चैप्टर के अनुसार इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको मैप में देखना है, तो इसको आप जरूर कर लेंगे। मैंने आपको वो जो करने थे वो आंसर्स बता दिए, वो शहर और नदियां बता दी, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। 19वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक शहर जो बाद, ये तो पहले के शहर, अब औपनिवेशिक शहर कौन कौन से बने, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये 3 शहरों को तो हमने डिटेल में देखा है। पौंडीचेरी, पणजी जो गोवा में देखा, जिसको सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1510 में बसाया, ये सारे नक्शे पर आपको चिन्हित करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी के दौरान एक औपनिवेशिक शहर बंबई, एक शहर के बारे में उसने पूछा था ना, तो बंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत का सर्वाधिक विशाल बंदरगाह शहर है। ठीक है ना, आप मैप में भी देखेंगे तो आपको यहां बंबई दिख जाएगा ना। 7 द्वीपों से मिलाकर यह शहर बनाया गया था, मैंने पहले भी चर्चा की है। 17वीं शताब्दी में यह 7 द्वीपों का शहर पुर्तगालियों के अधीन मात्र एक द्वीप समूह था। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी के साथ अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, तब यह द्वीप समूह उपहार स्वरूप अंग्रेजों के पास चला आया। ये हमने चर्चा की थी कि चार्ल्स द्वितीय को क्या मिला था, ये दहेज के रूप में मिला था और 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से उन्होंने किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1818 में जब चतुर्थ अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा पराजित हो गए तो अंग्रेजों के पास बंबई तक पूर्ण नियंत्रण आ गया। ब्रिटिश सरकार के स्थापित होते ही इस शहर ने शक्ति और सम्मान की दृष्टि से बहुत ही ख्याति और महत्ता प्राप्त की। महत्वपूर्ण बात हमने देखा भी था कि ये पहले पुर्तगाली के पास था, पुर्तगालियों से फिर ये अंग्रेजों के पास आया, अंग्रेजों ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और बाद में इसका बहुत नाम हुआ और ये वाणिज्यिक राजधानी के तौर पर भी उभरी थी। कारण क्या रहे, जब 1819 में बंबई शहर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बना दिया गया तो इसकी बड़ी तीव्रता से फैला हुआ। क्यों बढ़ा था, क्योंकि हमने चर्चा की थी ना कि पूरे भारत का जो प्रशासन था वो प्रमुख रूप से 3 प्रेसिडेंसी से चलता था। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास और यहां बना कौन सा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, है ना। तो जब ये बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसियां महत्वपूर्ण बनी थी तो इसमें जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी तो इसकी फिर जो है ख्याति बहुत फैलने लगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
यह नगर अफीम और कपास के व्यापार का केंद्र बन गया। ऐसे कॉटन और अफीम की बहुत सप्लाई हो रही थी और वस्त्र की अनेक स्थापित यानी सूती कपड़ों की और कॉटन कपड़ों की मिलें यहां बनाई गई। फिर अहमदाबाद, पहले बॉम्बे गुजरात एक में हुआ करता था, अहमदाबाद मिल था और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया क्योंकि यहां पे उसी तरह के बड़े बड़े कॉटन मिल्स थे जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में था। इसका महत्व क्या था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक आधार या मुख्य शिविर को सूरत से उठाकर बंबई स्थापित कर दिया। जैसे समय गुजरा, बंबई भारत की वाणिज्यिक राजधानी बन गया। इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, गुजरात में जो सूरत के आसपास जो मिलें वगैरह लगाई थी उसको भी बंबई ट्रांसफर कर दिया और ये कॉमर्शियल राजधानी के रूप में बनके उभरी थी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और महत्वपूर्ण क्या था, पश्चिमी भारत में यह प्रशासनिक केंद्र बन गया यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मुख्य रूप से बन गया पूरे पश्चिमी भारत का। 19वीं शताब्दी के अंत तक बंबई एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया। इंडस्ट्रीज भी यहां तेजी से डेवलप होने लगी, इसलिए भी इसका महत्व था। बंबई एक बड़े पतन के रूप में कार्य करने लगा। ठीक है, बड़े पतन मतलब कि बंदरगाह के रूप में, पोत बंदरगाह जो है, यहां से कपास और अफीम का कच्चा माल बहुत भारी मात्रा में आने जाने लगा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का मुख्यालय बन गया। 1853 में जो रेलवे बना था तो पहली बार मुंबई से थाना के बीच में ट्रेन चलाई गई। ठीक है, 1881 और 1881 से 1931 के बीच लगभग 25% बंबई के निवासी बंबई में पैदा हुए थे। शेष 75% लोग बंबई के बाहर से आकर बसे थे, यानी धीरे धीरे बाहर से लोग आकर बहुत बसना शुरू हो गए। दूसरे जगहों से आकर लोगों ने यहां पर बसना शुरू कर दिया, यहां जमीनें लेनी शुरू कर दी क्योंकि हमने बताया था कि पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, मारवाड़ियों का विकास हुआ, हमने देखा था वहां पर। ठीक है, इस तरह के लिए आर्मेनियंस की बात की गई थी जो विकसित हो रहे थे। कालांतर में मुंबई भारत में फिल्म निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बिल्कुल, तो जो बॉलीवुड आप देखते हैं यानी फिल्म सिटीज देखते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बंबई से देखा जाने लगा और सपनों का शहर भी कहा जाने लगा उसको। तो इस तरह से मुंबई एक इंपॉर्टेंट औपनिवेशिक शहर के रूप में बनके डेवलप हुई थी। दूसरे एक शहर की बात करते हैं, दिल्ली। दिल्ली भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसके प्रारंभ के चिन्ह हमें महाभारत युग में भी दिखाई देते हैं। दिल्ली के पास ही जो हस्तिनापुर है आपको दिखाई देगा, मेरठ शहर के आसपास। तो ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है ना, जो महाभारत काल से दिखाई देता है। जो इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई गई थी, इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, जो बाद में राजधानी बनाई गई। तो ये सारी प्राचीनतम समय से जुड़े हुए हैं। उस समय महाकाव्य काल में इस शहर को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एक स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्य है कि इस शहर की अनेक बार नींव रखी गई और अनेक बार उजाड़ा गया। बाद में दिल्ली सल्तनत मैंने पहले तो महाभारत काल में आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से इंद्रप्रस्थ राजधानी रही। फिर जब मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत जब बनाया गया, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने से, तो फिर ये दिल्ली सल्तनत के साथ भी ये फिर एक नया पावर सेंटर बना। फिर बाद में वो थोड़ा शिफ्ट हुआ आगरा में मुगलों के पास, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुआ। फिर जब अंग्रेज आए तो बंगाल शिफ्ट हुआ पावर सेंटर, लेकिन फिर उसके बाद 1911 में उसको राजधानी बना दी गई, है ना। 17वीं शताब्दी में शाहजहांबाद नाम से, जिसे आजकल पुरानी दिल्ली कहा जाता है, इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बसाया था। इस शहर के चारों ओर ऊंची, मोटी और सुदृढ़ चारदीवारी थी, जिसमें शहर में प्रवेश और निकासी के लिए स्थान स्थान पर विशाल द्वार बनाए हुए थे। तो आंसर्स में आप इस तरह की मेन चीजें ऐड करेंगे, इसलिए मैंने आप पैराग्राफ वाइज आपको आंसर्स दे दिए हैं, आप इसको ठीक से रिवीजन करते रहें। इनमें से कुछ इमारतों पर उस विशाल दीवार और द्वार के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो टाउन प्लानिंग हम जब कर रहे हैं तो इसमें औपनिवेशिक काल से पहले की भी पूछा, औपनिवेशिक काल में भी देखा है, तो आप ये देख सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में नई दिल्ली की नींव रखी गई और इसका खूब विस्तार हुआ। और दो प्रमुख नाम आते हैं इसमें, हर्बर्ट बेकर और मार्क लुटियंस। ठीक है, जिसको लुटियंस जोन भी कहा जाता है, जो नई दिल्ली के आसपास देखते हैं, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ये सब क्या है, भारत और मध्यकालीन आर्किटेक्चर को मिला के उन बिल्डिंग्स को बनाया गया है। ये दिल्ली में देखा गया है। 1911 में से फिर इसे ब्रिटिश राजधानी के रूप में चुना गया, जो आज भी राजधानी बनी हुई है। ठीक है, चलिए, आजकल दिल्ली भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महानगर है। यह भारत की राजधानी है। यहाँ राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और सबके आवास हैं। यह शहर यमुना नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है। यद्यपि दिल्ली को डी श्रेणी में राज्य घोषित किया गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसे संघीय प्रदेश में शामिल किया जाता है। मतलब यह है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, संपूर्ण राज्य नहीं है। आर्टिकल 239A संविधान में 239AA के तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन फिर भी ये संघ में शामिल है। आधिकारिक तौर पर दिल्ली शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, इस क्षेत्र में जाना जाता है। राजधानी होने के कारण इस शहर में अनेक नागरिक, प्रशासनिक, सैनिक और गैर प्रशासनिक कार्यालय, बड़ी संख्या में दफ्तर हैं। इस शहर में देश के लगभग सभी प्रांत और संघीय प्रदेशों के लोग, विभिन्न सैन्य बल, विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी रहते हैं। तो जब अगर कैपिटल है तो ये तो बात है, ये पूरे दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, मुख्यालय हैं, कई सारे जो सैन्य की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर है, पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो सब कुछ है, एवरीथिंग। प्राइवेट सारे हेडक्वार्टर्स भी वहाँ पे हैं।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जिन 2 शहरों को हमें चर्चा करना था। ठीक है, तो ये टाउन प्लानिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो औपनिवेशिक काल के नगर थे उन सभी इंपॉर्टेंट नगरों को हमने देखा, कैसे इवॉल्व हुए, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, और इसके साथ साथ कौन कौन से शहर थे, और कैसे रेलवे के आने के बाद फिर औपनिवेशिक काल में धीरे धीरे कैसे और डेवलप हुआ, और बाद में फिर क्या स्थिति रही। ये सारी चीजें हमने चैप्टर के वन शॉट रिवीजन में देखा था, अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हैं। इसका एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है, या मैग्नेट ब्रेन्स अपने आप में इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसकी अपनी वेबसाइट भी है। तो www.magnetbrains.com पे जाकर आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आप CBSE/स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके मेरे साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान, आगे ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, और अपने स्टडी को और ईजी बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ आपको मिलेगा क्या, तो सीबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित पूरा सिलेबस मिलेगा, सभी स्टेट बोर्ड्स का अलग अपना कंसेप्ट वीडियो और सारे चीजें मिलेंगी, वन शॉट रिवीजन मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपको कहां मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री मिलती रहे, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि हम इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्या है, कक्षा 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको दे रहा है, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी ऑनलाइन पैकेज को परचेज किए। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, एग्जामिनेशंस को तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या इश्यूज हैं और किस तरह के क्वेश्चंस या क्या आपको और जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड।